पंकज जी, इतनी वायलेंस क्यों हो रही है पूरे नॉर्थ इंडिया में? ये रामनवमी को लेके पश्चिम बंगाल वाला मामला आया, फिर बिहार वाला मामला आया, ये हो क्या रहा है? ये देखिए, बंगाल का तो एक दूसरा रीज़न है कि जहाँ पे 62% आबादी थी मुस्लिम्स की और वहाँ पर टीएमसी हार गई। तो कहा यह जा रहा है कि कैसे कंसोलिडेशन किया जाए, उसके पीछे का पॉलिटिक्स अलग है। जहाँ तक बिहार की बात करें तो बिहार में दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो तमाम जगह जहाँ पर ये सासाराम हो या नालंदा हो, ये जिस एरिया से शोभा यात्रा गुजरना था, ये पहले से ही सेंसिटिव है। 2016 में भी ये वाकया हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंटेन करने में कामयाब रहा है। सवाल ये उठता है कि जब रोज दिन आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं और आप ये भूल जाते हो कि आपको किस एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करना है, तो निश्चित तौर पर ऐसी दिक्कतें आएंगी। 2016 में ऐसा प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ? प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुआ, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन उसकी रोकथाम क्यों हो गई? क्योंकि एक बड़ा क्लैरिटी था कि बिहार का लीडर कौन है, कौन स्टेट चला रहा है। अभी वो क्लैरिटी नहीं है। अभी रोज दिन बात होती है कि कब सीएम है, कब हट जाएंगे, इधर है कि उधर जाएंगे, केंद्र की राजनीति करेंगे कि राज्य की राजनीति करेंगे। अब इन सब सवालों के चक्कर में जब भी कभी किसी भी स्टेट में पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह का रहता है जहां ऊहापोह की स्थिति रहती है, तो आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर विफल होता है, स्थितियां खराब होती है, रॉयट्स होने के चांसेस होते हैं, और परिणाम ये होता है कि आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस और तमाम लोगों की मदद लेनी पड़ती है। ये साफ दिखाई पड़ता है। और हैरानी की बात यह है कि जब ये सब चल रहा होता है तो क्या है कि पार्टी हो रही होती है। कौन सी पार्टी हो रही होती है, क्या मैसेज देने की कोशिश होती है, उससे साफ समझ में आता है कि चूंकि चुनाव भी पास में है तो तमाम वो हथकंडे अपनाए जाए जिससे अपने बेस को कंसोलिडेट किया जा सके। विजेश, देखिए, मैं पंकज की बात से एग्री करता हूं और मुझे लगता है कि ये एक जो स्किज्म है वो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि यदि एक बार क्लैरिटी होती है कि प्रशासन क्या चाहता है तो पुलिस, जो शासन का इकबाल है, पुलिस उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करती है। अब बिहार में निश्चित तौर पे चूक हुई है और जिस तरह का क्रैकडाउन होना चाहिए था उस तरह का क्रैकडाउन बिल्कुल नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की बात और बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो हुआ बिहार में और जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई, जिस तरह से कई सारे लूटे गए, शॉप्स लूटे गए, उससे स्पष्ट है कि प्रशासन का इकबाल उस तरह से नहीं था, उस तरह से नहीं दिखा जिस तरह से दिखना चाहिए था। और इसको नीतीश कुमार को एज ए चीफ मिनिस्टर बहुत सीरियसली लेना चाहिए था। इससे पहले कि मैं प्रवक्ताओं के पास जाऊँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि शेख इशरत हुसैन जुड़ गए, नेता AIMIM। सुनील जी, आपका टेक क्या है? और महेंद्र जी भी जुड़ गए। धन्यवाद कार्तिकेय जी। जी जी, नमस्ते। लेकिन ये जो घटनाएं हुई हैं वो वाकई निंदनीय है और चिंताजनक भी है। निश्चित रूप से किसी एक राजनीतिक दल पर इसका आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। यह राज्य सरकार की विफलता है। अगर राज्य सरकार को यह पता था, जैसा कि पंकज ने भी कहा कि वो संवेदनशील इलाके हैं, सभी जानते हैं कि संवेदनशील इलाका है वो, और उस जगह पर इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाए तो वो निश्चित रूप से सरकार के कामकाज के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन यह भी सवाल है कि रामनवमी के जुलूस, रामनवमी की शोभा यात्राएं, यह इतने हिंसक क्यों होती जा रही? इसमें कौन से तत्व शामिल हो रहे हैं? इन तत्वों को कौन प्रोत्साहन दे रहा है, संरक्षण दे रहा है? रामनवमी की यात्राएं हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं। बहुत ही मतलब जो राम का आदर्श रहा उसी के अनुकूल इस तरह की शोभा यात्रा निकलती है। अब कभी हथियारों का उपयोग नहीं होता था, एक अच्छी यात्रा निकलती थी, सौम्य से निकलती थी, लोग सड़क के किनारे हाथ जोड़ के खड़े होकर के इन यात्राओं को देखते थे। अब आप यात्राओं का यह स्वरूप बना दें कि आदमी अपने घरों का दरवाजा बंद कर ले, यह भी एक चिंताजनक है। तो जिस तरीके से यह प्रशासनिक स्तर पर राज्य सरकार की विफलता है, उसी तरह से उन लोगों की भी यह विफलता है जिन लोगों ने इस तरह के हिंसक वातावरण को हिंसक बनाने की कोशिश की, हथियारों का प्रयोग किया। यह हिंदू त्योहारों में इस तरीके होते नहीं हैं, लेकिन इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से अभी आप सम्मानित केंद्रीय मंत्री जी का बयान आप सुना रहे थे,
मतलब एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति का बयान है वो। आपके प्रदेश में, जिस प्रदेश से आप चुन करके आते हैं, जिस प्रदेश की जनता के समर्थन से आप हुकूमत में हैं, वहां इतने लोग मार दिए जाएं, इतनी बड़ी संख्या में सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हो जाए, और आपके चेहरे पर वो दर्द भी न उभरे, ये चिंता का विषय नहीं है जी। तो आपका कहने का मतलब है कि शोभा यात्राओं का जो तौर तरीका है, जो उनका स्वरूप है, वो भी बदला है। महेंद्र जी, आप क्या कहते हैं इस पे कि सारी चीज़ें बदली हैं, मतलब रूट अपने मन से लिए जाते हैं, यात्रा का स्वरूप बदल रहा है, रसूख कम हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टॉप पे है। ये वायलेंस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये लोकलाइज नहीं थी। अगर आप देखें, हमने बिहार पे शो कर रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तर भारत में कई सारी जगह हुई है। हाँ देखिए, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी बनाए रखने जिम्मेदारी है शासन की है, और ऐसे में मुझे लगता है बहुत कड़े से कड़े जो है कदम उठाए जाने चाहिए, जो तत्व भी इनके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा कोई, कार्तिकेय जी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत शर्मनाक है कि 2023 के भारत में आज भी जो है इस तरीके के जो है दंगे फसाद हो रहे हैं, और जिससे हमारे देश की एक तरफ जहां हम G20 की प्रेसिडेंसी और एक जो वैश्विक मंच पे अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे में ये घटनाएं निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक करने वाली हैं, और इसके लिए प्रशासन को बहुत कड़े से कड़े कदम लेने चाहिए। अगर ये बिहार प्रशासन को पता था कि ये सारे इलाके सेंसिटिव हैं, तो सारे रूट्स पहले तय होने चाहिए, पूरा जो है कानून व्यवस्था का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में कभी कभी राजनीति जो है वो छवि से, देश की छवि से भी ऊपर हो जाती है। जिस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं पूरे उत्तर भारत में, निश्चित रूप से ये जो है एक संकेत है, जिस तरीके से हमारा राजनीतिक इतिहास रहा है कि अब चुनाव आ गया है, और ये घटनाएं, और हम इसे बहुत आसानी से जो है कह के टाल देते हैं। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इस तरीके की घटनाएं, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, चाहे वो जो है ईद हो, चाहे किसी भी जो है जो सामाजिक जो है त्योहार हैं, उनमें इस तरह की घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है, बहुत बड़ा धब्बा है। लेकिन महीन जी, एक सच तो ये भी है कि हमारे यहाँ जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, मैं उस पर भी जाना नहीं चाहता, एक जिसे कहते हैं ना कि एक DNA होता है या एक पॉलिटिकल कल्चर होता है, उनका भी सोशल और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में एक हिस्सा रहा है, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। वो बात की डिबेट का हिस्सा है, लेकिन एक वो नेचर शुरू से ही है। तो मैं पहले ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई, मुख्यमंत्री पे सब लोगों ने सवाल उठा दिए, तो मैं मंजीत कुमार सिंह जी को पहले फ्लोर दूंगा कि कई सारे हमारे पैनलिस्ट का मानना है कि जो नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, या वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे, एक बहुत बड़ी उसको कारण मान रहे हैं इस वायलेंस के लिए। आपका क्या कहना है? क्योंकि इनको कभी सुशासन बाबू बोला जाता था। पहले हमारी सरकार का शुरुआत दौर से, जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, सामाजिक सद्भाव नहीं बिगड़े, इसके लिए हमारी सरकार को जानी जाती है। हमारा संकल्प है कि हम गुजरात नहीं बनने देंगे। हमारा यह संकल्प है कि गुजरात में जिस तरह 2002 में दंगा हुआ था, और जिस तरह हिंदू समुदाय के लोग हैं या मुस्लिम समुदाय के लोग मरे और कितना दिनों तक कर्फ्यू रहा, उस दौर को भी आप याद करिए। लेकिन बिहार में कभी कर्फ्यू की स्थिति नहीं आई। लेकिन सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोग होते हैं जो इस मौके पर इस तरह के सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन जिस पैमाने पर बिगाड़ने की कोशिश की गई, हम लोगों ने उसको नाकाम किया। दंगे के स्वरूप को हमने रोका है इस बिहार के अंदर। आप यह देखेंगे, आप भाषा की चर्चा हो रही थी, किस तरह देश के अंदर अब हेट स्पीच हो रहा है, और केवल यह बिहार के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि देश के लिए चिंता का विषय है। और इस विषय का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्य के मुख्य सचिव DGP को उन्होंने कहा कि यह हेट स्पीच हो रहा है, इसमें सद्भाव बिगड़ रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश
के मामले में हो, उत्तराखंड का मामला हो या दिल्ली में हो, हेट स्पीच देकर सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, यह सबसे बड़ी चिंता का यह विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी लगातार मामले का मॉनिटरिंग उन्होंने किया, 135 लोग से अधिक गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन आप देख लीजिए, हमें दर्द है इस बात का कि बिहार का जो धरती है वह गांधी बुद्ध की धरती रही है, उसमें सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हुई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हुई है। अखिलेश जी, मंजीत जी का कहना है कि इसे गुजरात नहीं बनने देंगे। देखिए, जब कोई कुछ नहीं कर पाता है, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाता है, तो इसी प्रकार दूसरे को आरोपित करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो अपेक्षाकृत डिप्लॉयमेंट होना था पुलिस की वहां किया गया? सच्चाई है कि नहीं किया गया। सच्चाई है कि इसको हल्के में लिया गया, और उसके बाद जब वो जुलूस जा रही थी तो उस जुलूस पर पथराव किए गए। पथराव करने के बाद हिंसा भड़की, और हिंसा भड़कने के बाद स्थिति यह है कि जो लोग मारे जाते हैं, जो लोग विक्टिम हैं, उनके कम्युनिटी से उनके लोगों को 120 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और जो लोग ये दंगा कराने की शुरुआत करते हैं वहां से 5-10 लोगों को किया जाता है। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यदि आप करिएगा तो असंतोष फैलेगा, और यही असंतोष बाद में कहीं ना कहीं विस्फोट होता है। मैं कहना चाहता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री जी को अब बिहार में काम करने में मन नहीं लग रहा है। कर क्या रहे हैं? तो लाल किले का क्या नकली तस्वीर उठा करके, जो ये सपने में जो लाल किला उनको आ रहा है, तो लाल किले की नकली तस्वीर बना करके उसके सामने खड़ा होकर के वो इफ्तार कर रहे हैं। और इसलिए कि वो प्रधानमंत्री, अब नरेंद्र मोदी से ये तुलना करते हैं, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में वो किए तो हम भी करेंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी अपने दम पर किसी राज्य में पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री थे। जो व्यक्ति 2010 से लगातार घटते हुए क्रम में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो व्यक्ति राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है, अधिकारियों में खौफ समाप्त हो गया है, अधिकारियों में हनक समाप्त हो गया है, अपराधियों में खौफ समाप्त हो गया है, और जब बिहार का उप मुख्यमंत्री देश के गृह राज्य मंत्री को यह चैलेंज करता है कि उसको तुम ठंडा कर दिया जाएगा, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री के क्या करते हैं कि जिले में, जो जिले का प्रभार होता है, आरा जिले में लगातार 14 हत्याएं हो जाती है, और इस प्रकार से अपराधियों को मैसेज दिया जाता है कि तुम्हारे अनुकूल सरकार आ गई है, तो क्या फिर लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा? तो क्या अच्छा होगा? आप जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। देश को करबला बना देने की बात जदयू के एक नेता ने कहा, और फिर 90-10 और क्या कहते हैं 85-15 में फंसे हुए। सवाल उठता है कि जब जाति के आधार पर आप समाज को बांटना चाहिएगा, जब धर्म के आधार पर समाज को बांटना चाहिएगा, और बांट करके और समय में राजनीति से किएगा, तो परिणाम इस तरह के निकलते हैं। आपने जो पाप किया है उसी पाप का परिणाम है कि आज बिहार की जनता मर रही है, और इस पाप का परिणाम यह भी होगा कि बिहार की जनता आपकी विदाई कर। इशरत जी, आपको मौका दूंगा मैं। मंजीत जी, इशरत जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। आपको लगता है डिस्ट्रैक्टेड है मुख्यमंत्री जी सोशल प्रोग्राम्स में? हाँ, मुझे अभी मालूम हुआ है कि इफ्तार के प्रोग्राम में बिजी हैं साहब। शायद इलेक्शन आने वाला है, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। गुजरात के जो वो अपने जो बिहार के सीएम साहब हैं, वो अभी इफ्तार पार्टी में गए हैं। अभी चंद दिन पहले ही कितना बड़ा हादसा हुआ है, एक मदरसे में आग लगाई गई है, जिसमें 5000 के आसपास किताबें जल गई हैं, और ये कुछ धार्मिक किताबें भी थीं, कुछ दूसरी भी किताबें होती हैं, और ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं, ये पूरे देश का नुकसान होता है। अगर किसी लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है तो ये पूरे देश का नुकसान होता है। और मैं एक्चुअली थोड़ा 10 मिनट लेट आया, 7 बजे रोजे का टाइम था, रोजे इफ्तार का टाइम था, थोड़ा टाइम लग गया मुझसे पहले क्या बात हुई। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जुलूस निकलते हैं हिंदुस्तान के अंदर। कभी महावीर जयंती का निकलता है, कभी गुरु गोविंद सिंह जयंती का निकलता है, अंबेडकर जयंती का निकलता है, और हमारे सिंधी भाई निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और रामनवमी में भी नहीं होती थी, क्योंकि रामनवमी में जब पहले जुलूस निकलते थे तो भजन गाते वो लोग निकलते थे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, सुन रहे हैं। हाँ, ये अन्य टीवी प्रोग्राम की तरह नहीं है कि यहाँ प्रवक्ताओं को 1.5 मिनट में रोक दिया जाए, तो आपको थोड़ा अनयूजुअल लग रहा होगा। यहाँ सुना जाता है सभी लोगों को। नहीं, हाँ सुनिए, तो मुझे मेरा बचपन याद है। मैं जब बचपन में देखता था रामनवमी का जुलूस, तो उसमें वो गाते हुए निकलते थे कि है रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, हम तुझसे क्या मांगे।
और कहीं पर तो रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ते हुए निकलते थे वो। और रामचंद्र जी का जो रूप का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में, वो पढ़ते थे कि चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतन माल अमोलन की, वर्धन की पंक्ति कुंतली आराधर पल्लव खोलन की। लेकिन पता नहीं ये जो यात्राएं निकल रही है, धार्मिक यात्राएं हैं या पॉलिटिकल यात्राएं हैं। अब तो नारे ऐसे लग रहे हैं, उसके अंदर गाने ऐसे बज रहे हैं कि वो अपने क्या बोलते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। ये कौन सी धार्मिकता है?